हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के डेली डोज का सेट नंबर 6, जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस बाइलिंगुअल बेसिस पे दिए जाते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करते हैं। अब क्या आने वाले सचिवालय सहायक और बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और 25 में से आप कितना सही कर पाते हैं वो भी बताइएगा। क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि आइसोटोन में हमेशा क्या होता है। आइसोटोप आपने पढ़ा है, आइसोबार पढ़ा है, आइसोटोन हम बात कर रहे हैं। तो देखिए आइसोटोन, इसका साउंड से ही क्लियर हो रहा है कि टोन मतलब न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है। इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं और इसमें हम जो कि थोड़ा सा अंतर भी देखेंगे। आइसोटोन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में उन परमाणुओं को कहा जाता है जिनके नाभिक में न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है। जैसे आइसोटोप कहा जाता है तो उसमें परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। आइसोबार कहा जाता है तो परमाणु भार बराबर होते हैं। उसी तरह से आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या भिन्न होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन की बात करते हैं और एक नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो कार्बन जैसे हम लिखेंगे C6C14, तो यहाँ पे इसमें आप न्यूट्रॉन की संख्या देखोगे तो 14 में से अगर 6 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 8 है। अगर नाइट्रोजन 15 की देखें तो यहाँ पे देखिए 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर भी आपका 8 आएगा, यानी न्यूट्रॉन की संख्या दोनों में बराबर है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं दोनों आइसोटोन हो जाते हैं। ठीक है, दोनों न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, इसलिए ये दोनों आइसोटोन है। क्लियर। अब थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन में क्या अंतर होता है। आइसोटोप में प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन्स भिन्न होते हैं। आइसोबार में द्रव्यमान संख्या समान, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। आइसोटोन में न्यूट्रॉन समान और प्रोटॉन्स भिन्न होते हैं। तो ये तीनों डिफरेंसेस अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि टॉयलिन एंजाइम उत्पन्न होता है। तो देखिए गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हमारे एप्लीकेशन पर रिपब्लिक डे धमाका ऑफर शुरू हुआ है, जिसमें आपको बिहार CGL4 एसो टारगेट करके एक बैच लॉन्च किया गया, जिसमें प्री और मेंस दोनों के लिए बैच होने वाला है। और इस ऑफ़र का खास बात ये है कि जस्ट 199 के साथ आपको 2 ईयर की वैलिडिटी मिल जाती है, यानी प्री और मेंस तो दोनों एक साथ आपको मिलेगा ही ये बैच में। साथ ही साथ 2 साल की वैलिडिटी मिल जाती है और ये ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी तक रहने वाला है, यानी सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक डे तक का ऑफ़र रहने वाला है। वापस से अगर ये ऑफ़र ख़त्म होता है तो इस कोर्स की प्राइस 299 से प्लस हो जाएगा। तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है और अच्छे तरीके से एसओ को टारगेट खास करके हम लोग लेकर के चलेंगे, तो जिनको भी ज्वाइन करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो वो आकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, डाउनलोड करिए या फिर प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके लॉगिन वगैरह करके पेड कोर्स के सेक्शन में जा करके आप 199 के साथ इस CGL4 एसओ टारगेट बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल ये सब कुछ आप देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि टॉयलिन एंजाइम कहाँ से उत्पन्न होता है। टॉयलिन जो एंजाइम है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो करेक्ट होगा लार ग्रंथि से। ठीक है, लार ग्रंथि, ऑप्शन ए। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि टॉयलिन, जिसे स्लाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, यह एक पाचन एंजाइम है जो लार ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है। टॉयलिन के कार्य क्या होते हैं, तो यह एंजाइम भोजन में मौजूद स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज और अन्य सरल शर्करा में परिवर्तित करता है। यह पाचन की प्रक्रिया को मुंह से ही प्रारंभ कर देता है। वैसे भी पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नाभिक के बाहर DNA कहाँ पर मिलता है। नाभिक के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है। तो देखिए नाभिक के बाहर DNA 2 जगह मिलता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम माइटोकॉन्ड्रिया टिक कर सकते हैं, जिसे हिंदी में सूत्रकर्णिका कहा जाता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखा गया है कि नाभिक के बाहर DNA मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल DNA और क्लोरोप्लास्ट DNA कहलाता है। तो दोनों नाम याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जैव घटक कौन सा है, यानी कि निम्न में से जैव घटक कौन सा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैव घटक कहते किसको हैं, उन घटकों को कहा जाता है जो जीवित होते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो पौधे, जंतु और मिट्टी में पौधे होगा जैविक घटक और जंतु होगा जैविक घटक। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। मिट्टी तो होगा नहीं, तो यहाँ पे 1 और 2 को टिक करेंगे, सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वायरस के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी फैलाई जाती है।
तो वायरस के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलियो। पोलियो यहाँ पे वायरस के कारण, जबकि फ्लेग और टिटनेस जो आप देख रहे हैं ये दोनों जीवाणु के द्वारा होता है। नियासिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है, सी करेक्ट होगा। और इसके बारे में हम और अच्छे तरीके से जान लेते हैं। जैसे नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, यह एक वाटर सॉल्यूबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन B और C होता है, यानी B के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो सब के सब जल में घुलनशील होगा और C होता है। बाकी A, D, E के जो विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जो नियासिन है यह शरीर में ऊर्जा उत्पादन और नर्वस सिस्टम के सही कामकाज के लिए ज़रूरी होता है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है, जिसके लक्षण क्या क्या होता है? तो डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया है, डिमेंशिया है, ये सब नियासिन के कमी के कारण आपको देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाए हैं जो कि विटामिन और उसके रासायनिक नाम को डिनोट करता है। तो जैसे कि विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। B1 जो है इसे थायमीन कहा जाता है। B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। B3 नियासिन हो गया। B5 जो होता है पेंटाथोनिक एसिड होता है। B6 यहाँ पे होगा, B6 पैराडॉक्सिन कहते हैं इसको। B7 को बायोटीन कहा जाता है। B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामिन। यहाँ से कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, साइनोकोबालामिन। और इसके बाद C विटामिन जो है इसे एस्कर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। D जो होता है इसे कैल्सीफेरॉल, E को टेकोफेरॉल और K को फिलोक्विनोन। इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं? तो करेक्ट होगा रुद्धोष्म विचुंबकन, ऑप्शन डी, रुद्धोष्म विचुंबकन। तो यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया, आप पढ़ सकते हैं कि रुद्धोष्म विचुंबकन एक सिद्धांत है जो बहुत निम्न तापमान यानी अत्यंत ठंडा या क्रायोजेनिक तापमान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। और क्रायोजेनिक तापमान का इस्तेमाल तो पता ही है कहाँ होता है, रॉकेट इंजनों में किया जाता है। रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग क्रायोजेनिक्स इंजन और अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसे वैज्ञानिक अनुसंधान और सुपर कंडक्टिविटी अध्ययन में भी उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरेबैलम, ठीक है, सेरेबैलम ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे कि मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन, मुद्रा और स्वैच्छिक गति के समन्वयन को नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों की समन्वय गति सुनिश्चित करता है और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, उसे सेरेबैलम कहा जाता है। आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो आवर्त सारणी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, जब कुछ लिखा नहीं गया हो कि आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी, तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की ही बात की जा रही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो व्यवस्थित किया गया परमाणु क्रमांक पर, परमाणु संख्या पर। तो बी करेक्ट होगा। मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर बनाया था, लेकिन मोस्ले जो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक माने जाते हैं मोस्ले, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर इसको व्यवस्थित किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चालन में सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? सुपर कंडक्टर मतलब कि बहुत अच्छा चालक है, सुपर कंडक्टर है, इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा, शून्य प्रतिरोध होता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा शून्य यानी 0 ओम। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटन में किस प्रकार के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? विद्युत अपघटन में किस प्रकार के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो विलयन यौगिक होता है, विलयन यौगिक, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किसी कोशिका में मैट्रिक्स का क्या अर्थ होता है? किसी कोशिका में मैट्रिक्स का क्या कार्य है? तो कोशिका में मैट्रिक्स की कार्य की बात करें तो यहाँ पे कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करना, बी होगा, कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण करना, बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़िए कि मैट्रिक्स का कार्य मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, जहाँ यह एटीपी उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में साइट्रिक एसिड चक्र यानी कि क्रेब्स
जो साइकिल होता है और अन्य जैविक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। ये ऊर्जा कोशिका के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि डीएनए में टेम्पलेट का क्या कार्य होता है। डीएनए में टेम्पलेट का क्या कार्य होता है? तो डीएनए में टेम्पलेट का कार्य है आरएनए संश्लेषण में। आरएनए संश्लेषण में ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मनुष्य के रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? मनुष्य के रक्त में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो सिंपल सा आप देखेंगे तो मनुष्य के रक्त में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, तो सभी करेक्ट होगा। डी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं का कार्य क्या होता है? मानव शरीर में रक्त वाहिकाओं का कार्य क्या होता है? ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी? तो यहाँ पे एक सही हमारा बनेगा कि रक्त वाहिकाओं का रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाना। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचाना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा करेक्ट बनेगा। आयन मंडल का मुख्य कार्य क्या है? तो आयन मंडल का मुख्य कार्य है रेडियो तरंगों का परावर्तन। रेडियो तरंगों का परावर्तन करना। इसके और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें से हमारा बी सही होगा, रेडियो तरंगों का परावर्तन करना। पिंड की त्वरण यानी एक्सेलरेशन और बल के बीच संबंध, यानी कि जो त्वरण है और जो फोर्स है, जो आप बल देख रहे हैं एफ के बीच संबंध किस नियम से स्थापित होता है? तो न्यूटन का हम दूसरा जो नियम जानते हैं F बराबर ma जो हमें मिलता है, F बराबर ma बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तो वो न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। तो बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और मीथेन होगा, ये दोनों हो जाता है। सी करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों गैस वैश्विक यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो है अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन के यानी पृथ्वी का घूर्णन के कारण। इसमें होता क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। और अगर पृथ्वी का परिभ्रमण कहा जाए तो वो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, जिससे मौसम परिवर्तन होता है। यहाँ पे पढ़िए कि पृथ्वी अपनी धुरी यानी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। यह पूरा चक्र पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, यानी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन दिन और रात का मुख्य कारण है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है अलग अलग हिस्से सूर्य के प्रकाश में आते हैं, जिससे दिन व रात बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्लैंक का स्थिरांक। प्लैंक का स्थिरांक किससे संबंधित है? तो प्लैंक का जो स्थिरांक है वो ऊर्जा और आवृत्ति के बीच संबंध रखता है, तो बी करेक्ट है। यहाँ पे पढ़ेंगे कि प्लैंक का स्थिरांक जो संबंधित है ऊर्जा और फोटोन की आवृत्ति का संबंध रखता है। प्लैंक के अनुसार किसी फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वीवीआई रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि ध्रुवीयता किस सिद्धांत से संबंधित है? ध्रुवीयता किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित होगा। क्वांटम यांत्रिकी ऑप्शन ए। इलेक्ट्रॉन की ध्रुवीयता क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आती है, जो यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन में एक अंतर्निहित कोणीय संवेग होता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है, जो क्वांटम यांत्रिकी का एक मौलिक सिद्धांत है, और यह परमाणु संरचना, चुंबकीय गुण और ऊर्जा स्तरों को समझने में मदद करता है। बस इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की जो ध्रुवीयता है वो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत आती है, संबंधित है। तत्वों के परमाणु नंबर की वृद्धि के साथ आवर्त सारणी में रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन होगा? तत्वों के परमाणु नंबर की वृद्धि के साथ आवर्त सारणी में रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? तो बी करेक्ट है कि गुणों में क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। अब ये कैसे काम करता है, चलो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में दो तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है। अगर हम बाएं से दाएं भी जाते हैं तो भी कुछ डिफरेंस होगा, और अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो भी हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो धात्विक गुण में क्या होगा?
शुरू में धातु को सजाया गया है और उसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं तो अधातु आते हैं। तो धात्विक गुणों में क्या होगा कि कमी होगा, क्योंकि धातु से हम बढ़ते हुए अधातु की तरफ जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ता है जबकि धात्विक गुण में कमी होता है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। परमाणु का आकार क्या होगा, घटता है, क्योंकि परमाणु के नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। आयनिक ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ये होता है कब, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा होगा जब हम आवर्त में, जब आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे थे इसका उल्टा होगा। जैसे धात्विक गुणों में वृद्धि होगा, ऊपर में देखे थे कि अगर हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी होता है, लेकिन यहाँ पर आपका धात्विक गुणों में वृद्धि होगा। और अधात्विक गुणों में क्या होगा कि कमी हो जाता है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि नए आवर्तक कक्ष जुड़ते हैं और आयनिक ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। और ऊपर हमने देखा था कि बढ़ती है। ये तो क्लियर हो गया। अब आता है कि वैलेंसी यानी संयोजकता के बारे में। क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और फिर 8 पर स्थिर हो जाती है, क्योंकि 72 जो सबसे लास्ट वाला जो है, जिसे हम लोग इनर्ट सेल के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस जो यहाँ रखा गया, उनका जो कोष है वो पूरी तरह से भरा रहता है, यानी 8 संपूर्ण पर स्थिर हो जाता है। और समूह में क्या होता है, ये तो आप जानते हैं ना कि इसे आवर्त कहते हैं। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आवर्त कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम लोग समूह कहते हैं या फिर वर्ग कहा जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, लेकिन ऊर्जा स्तर बढ़ने से रासायनिक गुणों में बदलाव होता है। तो क्रमबद्ध बदलाव देखने को मिलता है, यही सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में किस अंग में पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। तो ऊपर में भी हमने बात किया था कि पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, तो ये सही होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में गलती करने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। सिंपल सा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पे हो जाती है। सबसे हल्का तत्व, काफ़ी लोग यहाँ पे लिथियम को टिक कर देंगे, लेकिन गलत होगा, क्योंकि धातु तत्व कहता है तब जाकर के लिथियम को टिक करते हैं। यहाँ पे सबसे हल्का तत्व पूछा गया तो हाइड्रोजन सही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में धातु तत्व पूछता है सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा, तब जाकर के लिथियम को टिक करते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु संख्या 1 है और यह सबसे हल्की सरल तत्व है, जबकि सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच बनता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किनके बीच बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व के बीच। हाइड्रोजन होना चाहिए और एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए, तब जाकर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे पढ़िए कि हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब एक हाइड्रोजन परमाणु किसी अति विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रॉन और फ्लोरीन के सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर 25 हमने क्वेश्चन देखा, बाइलिंगुअल देखा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ASO टारगेट जो हमारा बैच अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसका प्राइस 199 रखा गया है जस्ट आपका रिपब्लिक डे ऑफर पे। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगी, नोट्स, PDF वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया और इसकी वैलिडिटी 2 साल होगा, लेकिन अगर ऑफ़र ख़त्म होता है तो फिर वैलिडिटी और प्राइस दोनों बढ़ जाएगा। तो देर बिल्कुल भी मत करिए, ऑफ़र का लाभ उठाइए और आज से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।